हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला था वो था टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। लेकिन उसमें ना एक पॉइंट आता है रेस्पिरेशन से पहले कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग ये दो वर्ड ऐसे हैं जो कि लगते ऐसे हैं कि सेम है, बट ये डिफरेंट होते हैं। अब इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, मैंने उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन कर लिए हैं यहाँ पे। आप देखोगे कि कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़े हैं और कुछ मैंने नोट डाउन किए। ठीक है, तो ये मैंने आपके इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स है, अगर आपके क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, तो आप इजीली इनको पॉइंट्स को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर आपका रेस्पिरेशन भी आता है तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इसके रेस्पिरेशन के भी इंपॉर्टेंट होंगे। देखो, रीडिंग आप किसी भी बुक में से कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉपर आपको एक राइटर की बुक हो उसी को बोला जाए कि इसी को पढ़ो इसको पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेन होता है टॉपिक को समझना। अभी आप 10th में आए हो, अब भी आपको ऐसा लगेगा कि मतलब मैं इस चीज को लर्न कर लूं, बट कुछ टाइम बाद आप फील करोगे कि लर्न नहीं करना होता। अगर आप उस चीज को समझ के करोगे तो आप डेफिनेटली उसको नहीं भूलोगे। इस बात की गारंटी मैं दे रही हूँ। अगर आपने किसी भी टॉपिक को समझ के पढ़ा, ड्रॉ करके अच्छे से खुद से समझ के पढ़ोगे ना, बस उसको याद मत करना, वो आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कंटिन्यू करते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। देखो, ब्रीदिंग क्या होता है ना, मैंने आपको उस दिन एक पॉइंट बताया था कि अगर आपने किसी भी वर्ड में TION लास्ट में अगर देखा तो उसका मतलब होता है प्रोसेस, यानी कि वो एक प्रोसेस है। और प्रोसेस क्या होता है, देखो जब किसी हम प्रोसेस की बात करते हैं ना, तो वहां पे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अब स्टेप्स बहुत सारे हैं तो इसका मतलब हमारी कोई ना कोई हेल्प भी वहां पे बहुत करेगा। तो अगर हम बात करते हैं अपनी बॉडी की, तो हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारी रिएक्शंस में हेल्प करते हैं। वो हमारी रिएक्शन को कैटलिस्ट होते हैं, फास्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम खाना खा रहे हैं, हमें एनर्जी मिल रही है 3 दिन बाद, तो हमारी बॉडी को क्विक रिएक्शंस भी चाहिए। ठीक है, फास्ट करने के लिए हमारे जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में इतने सारे होते हैं, तो उसके लिए कैटलिस्ट भी होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ तो आप क्लियर समझ गए कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, उसमें बहुत सारी स्टेजेस होंगी। देखो, मैंने पॉइंट भी नोट किया है कि इसमें बहुत सारे स्टेजेस भी होते हैं और एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं इन रिएक्शंस को प्रोसीड कराने में। अब रेस्पिरेशन क्या है आपको पता ही है, यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज होती है किससे, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। यानी कि यहाँ पे हमें क्लियरली पता है कि हम, जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि यहाँ पे फूड का ऑक्सीडेशन कराते हैं, और वहां पे क्या होता है, वो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। याद रखना, फूड का ऑक्सीडेशन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे वो बर्न होता है और एनर्जी रिलीज होती है। एक और बात यहाँ पे, एक छोटा सा पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब आप फूड का एयर की प्रेजेंस में, या फिर यहाँ पे लिख दो ऑक्सीजन, जो कि हम एयर को लेते हैं तब हमें ऑक्सीजन मिलता है, जब हम उसको बर्न कराते हैं तो यहाँ पे क्या निकलता है, एनर्जी। और उसी एनर्जी को हमारे जो सेल्स होते हैं वो यूज करते हैं, ये हमने पढ़ा। लेकिन एक क्वेश्चन और आ जाता है कभी कभार आपकी बुक में से, या फिर कहो आपकी जो थ्योरी है उसमें से, कि इसके साथ एक बाई प्रोडक्ट और रिलीज होता है, वो क्या होता है। तो आप आंख बंद करके लिखिए कि CO2 एंड वाटर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर कोई हमसे पूछे कि CO2 वाटर में से ज्यादा बाई प्रोडक्ट हम किसको कहेंगे, वेस्ट किसको कहेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए मेन जो वेस्ट होता है वो होता है CO2। अभी मैं पूछू क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्यों, CO2 क्यों, वाटर क्यों नहीं, तो याद रखना CO2 अगर आपकी बॉडी में बढ़ गया तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन जो है वो CO2 से रिएक्ट करेगी, ना कि ऑक्सीजन से। जबकि क्या होना चाहिए, जो हीमोग्लोबिन है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना चाहिए ब्लड में, लेकिन वो रिएक्ट किससे करेगी, CO2 से। तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी तो आपका हार्ट फंक्शन नहीं करेगा अच्छे से। हार्ट फंक्शन नहीं करेगा तो आपको पता ही है क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके बाद सेकंड आता है कि वाटर में, वाटर क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि हमने तो दोनों को बाय प्रोडक्ट बोला है। तो वाटर आपको पता है हमारी बॉडी में कितना भी हो वो हेल्पफुल ही होता है। हम ये नहीं कहेंगे एक्स्ट्रा में, एक्सेस में हो, लेकिन अगर पानी है तो वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होता। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया थोड़ा सा। अभी यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड।
ब्रीदिंग सिंपल एक मैकेनिज्म होता है, सिंपल मैकेनिज्म जिसमें सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, यानी कि ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, यानी ऑक्सीजन का लेना, CO2 का बाहर रिलीज करना, एक्सेल करना। अब ये ब्रीदिंग जो है वो कहाँ किस ऑर्गन तक की होती है, तो हम कहेंगे सिर्फ लंग्स तक होती है, यानी कि लंग्स तक ही ब्रीदिंग जो मैकेनिज्म वाला जो ब्रीदिंग का सिस्टम है वो सिर्फ आपके लंग्स तक होगा। इसके बाद वो सेल्स तक पहुंचता नहीं है क्योंकि उसको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बात करेंगे रेस्पिरेशन, तो याद रखना इस चीज को कि रेस्पिरेशन जो है वो आपके यहाँ पे मैंने नोट डाउन नहीं किया, लेकिन हाँ ये रहा, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन जो कि आपके सेल्स तक पहुंचता है, यानी कि आपके सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है जहां पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, मतलब फूड का बर्न होगा, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी बनेगी, फिर एनर्जी स्टोर होगी एटीपी की फॉर्म में। आपको पता ही है ये सारे प्रोसेस हमने पहली वीडियो में देखे थे। तो वहां तक होता है रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहां तक जाएगा, सेल्स तक। अगर सेल्स की बात कर रहे हैं तो कौन सा सेल, मैंने आपको उस वाली वीडियो में बताया था कि अगर वहां पे ऑक्सीजन के बारे में बात हो रही है तो बात हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। ये सिंपल प्रोसेस है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, रीजन है इसमें स्टेजेस एंजाइम्स होते हैं, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता और इसमें कोई स्टेजेस नहीं होता। सेकंड, ये कंप्लीट फिजिकल प्रोसेस है जो कि आप डायरेक्टली शो कर सकते हो, ये सिंपल ब्रीदिंग हो गया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि रेस्पिरेशन को शो करो तो आप वो नहीं कर पाओगे क्योंकि आप सेल्स तक शो नहीं कर सकते हो। आपने सांस लेना तो दिखाया, लेकिन अंदर क्या हुआ आपकी बॉडी से, आपने जो फूड खाया उसका कैसे रिएक्ट किया, उसने उसने एनर्जी को कैसे रिलीज किया, वो आप शो नहीं कर सकते हो। तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस। यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चंस इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, 3 सॉरी। एक, ब्रीदिंग क्या होती है, पॉइंट्स, रेस्पिरेशन पॉइंट्स में लिख दो। सिंपल, आप बायोलॉजी के आंसर्स को पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पैराग्राफ में लिखो। एक और बात याद रखना मेरी, कि पैराग्राफ में जब लिखते हो ना तो वो इतना क्लियरली मेंशन नहीं होता। आप अगर अपने आंसर्स को मोस्टली पॉइंट्स में लिखना सीख जाओ और पॉइंट टू पॉइंट लिखो तो आपको इजीली 5 मार्क्स मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका हो गया कि ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब यहाँ पे आता है रेस्पिरेशन। हाँ, ये मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए लिखा क्योंकि वो अच्छा लगा, इसीलिए मैंने लिखा भी, आपको भी पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट टू फोटो, मींस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फूड को बर्न कर रहे हैं और वहां से एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ फूड को बनाते हैं। ठीक है, फूड को बनाते हैं। यहाँ पे जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, CO2 प्लस वाटर, आपने देखा है। और यहाँ पे आपको मैंने बता दिया CO2 वाटर क्या है, वो प्रोडक्ट में बाहर निकल रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट, यानी कि एज अ वेस्ट। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है रेस्पिरेशन जो है अपोजिट है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के। अभी ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन गए, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन एंड डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। इजी वे, इजी लैंग्वेज, आपको कोई भी समझने में अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर देना, वरना मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, एक एक्सपेरिमेंट आता है, स्टार्च। ठीक है, सबसे इजी एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ। अगर आप लोग स्कूल में, जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, वहां पे लैब में जब भी आप जाओ, अपने सब्जी में से जो बॉइल्ड आलू है, पोटैटो बॉइल किया हुआ, उसको लेके जाना। ठीक है, उसमें जैसे ही आप उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे, आयोडीन का सॉल्यूशन होता है, जैसे ही वो डाल दोगे उसमें ब्लू ब्लैक कलर का एक मिक्सचर बन जाएगा, वही आयोडीन का टेस्ट होता है, यानी कि स्टार्च का टेस्ट। अगर वो जो आयोडीन डालने पे पोटैटो वाला जो सॉल्यूशन है उसमें आपका ब्लू ब्लैक कलर बन गया, तभी समझ लेना स्टार्च जो है आपका कंफर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे। अभी ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हमारा कंटिन्यू, अभी देखो यहाँ पे क्या है, एरोबिक और नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन को अगर आपको बहुत अच्छे से समझ रहा है ना, तो 1-2 पॉइंट्स हैं, प्लीज आप उनको समझ लो, क्योंकि अगर आपने उनको समझ लिया तो आपको वो समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो पहला पॉइंट है
वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता है C6H12O6। ठीक है, ये 6 कार्बन एटम कंपाउंड है। अगर ये किसी को नहीं पता तो वो अब पता कर लो। ठीक है, तो ये ग्लूकोज C6H12O6 6 कार्बन एटम कंपाउंड है, ये याद रखें। सेकेंड पॉइंट, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। अब सेकंड पॉइंट आपको ये, आपको पता है ग्लूकोज कैसे बना, जब रेस्पिरेशन, जो फूड का ऑक्सीडेशन हुआ था, उसी से फूड जो ऑक्सीडेशन होना है, यानी कि वो ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज को ही हमने फूड कहा क्योंकि उसके फॉर्म में हम ले रहे हैं। अभी सेकंड हो जाएगा कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे ना एनाएरोबिक एरोबिक, तो अभी आपका यही सब आने वाला है। तो ऑक्सीडेशन जब होगा किसका, ग्लूकोज का C6H12O6, तो वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में चेंज होगा। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। याद रखना ये 3 कार्बन एटम कंपाउंड होता है, 3 कार्बन एटम कंपाउंड होता है पायरुविक एसिड। अब एक और चीज याद रखना, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज when converted into 2 molecules of pyruvic acid is called what, is called, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ब्रेक किया है, ग्लूकोज को ब्रेक किया है, तो यहाँ पे ग्लूकोज जब ब्रेक होगा तो उस प्रोसेस को बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस याद रखना, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक होना। ठीक है, किसी भी चीज में, तो ग्लाइको यानी कि ग्लूकोज से रिलेटेड है, लाइसिस ब्रेक हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर हो गया यहाँ पे। और याद रखना पायरुविक एसिड को ही पायरुवेट भी बोलते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब पायरुवेट आ जाएगा उनको लगेगा पायरुवेट अलग है, पायरुविक एसिड अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब थर्ड पॉइंट, पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये 3 कार्बन का याद रखना एसिड है। जब भी आप कार्बन कंपाउंड पढ़ोगे ना, तो आप देखना जब भी एसिड आएगा तो आपका COOH जो है कार्बन से एक जो कंपाउंड, ये जो ग्रुप है वो अगर अटैच्ड आता है तो इसका मतलब होता है ये जो कंपाउंड है वो एसिडिक होगा। अगर फॉर एग्जांपल C के बाद आपका जैसे डबल बॉन्ड O और इधर C, तो याद रखना ये जो है, ये जो ग्रुप होता है वो कीटोन ग्रुप्स में होता है। तो अभी हमें उससे मतलब नहीं है, तो अभी हम उसको नहीं पढ़ रहे, जब चैप्टर आएगा तब हम उसको रीड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। अब यहाँ पे देखो, अभी मैंने कीटोन ग्रुप भी बताया था, यानी कि 2 कार्बन एक कार्बन से अटैच और CO बॉन्ड भी आ रही है, तो यानी कि ये कीटोनिक कार्बोजाइलिक एसिड भी होता है। पायरुविक एसिड एक कीटोनिक कार्बोजाइलिक एसिड भी होता है। ठीक है, याद रखना। अभी यहाँ पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो पायरुविक एसिड है, अब इसका क्या होता है, देखो इसके यहाँ पे आ जाती है 2 चीजें। वो 2 चीजें क्या है, वो 2 चीजें ये है, क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस है या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है। तो ये ब्रेक करेगा अपने आप को। ये कितने मॉलिक्यूल का है, 3 कार्बन का है। अब जब अगर इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस हुई इस रिएक्शन में, यानी कि इस प्रोसेस में, तो ये कंप्लीटली ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और ये बना क्या लेगा, CO2 प्लस वाटर, क्योंकि आपको पता ही है हमारे फाइनल प्रोडक्ट यही है। एंड विद लॉट्स ऑफ एनर्जी, याद रखना जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी पायरुविक एसिड से रिएक्ट करेगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं, ये ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट, और यहाँ पे लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो कि हमारे सेल्स यूज करते हैं। और ये स्टोर किसके फॉर्म में या फिर बनती किसके फॉर्म में है, तो आप पाओगे इन द फॉर्म ऑफ ATP। यस, इन द फॉर्म ऑफ ATP। क्लियर हो गया यहाँ पे पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि अगर ये ऑक्सीजन नहीं है तो क्या करेंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो या फिर तो ये इथेनॉल प्लस CO2 या फिर ये लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है, आप कहोगे सॉरी और है ये, और यानी कि दोनों में से कोई एक। अब दोनों में से कोई, जो कि मुझे आपको एक बार रिमाइंड कराने थे,
एनाएरोबिक एरोबिक पढ़ने से पहले, क्योंकि अब जितने भी एनाएरोबिक एरोबिक रिएक्शंस आएंगे वो सब इसी से रिलेटेड है। अभी देखना आपको एरोबिक एनाएरोबिक रिएक्शन सीखने में ना ऐसे चुटकियों का बात होगी, आप तुरंत उसको समझ जाओगे, क्योंकि देखो यहीं पे मैं बता देती हूँ। एरोबिक तो जो भी प्रोसेस आपने कंटिन्यू किया उसको इधर की साइड धकेल दो, क्योंकि ऑक्सीजन है। एरोबिक चाहिए हमें तो ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन में तो जितने स्टेप्स आप यहाँ से करोगे ना, वन, सॉरी इसको ले लेते हैं, चलो दूसरे दूसरे कलर से थोड़ा अच्छा अच्छा दिखता है। टू, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, एंड ये वाला आपका आ जाएगा, यानी कि अपनी गाड़ी को मोड़ दो इधर, तो ये हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 एरोबिक रेस्पिरेशन में। किस में हो जाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो कितना मजा आया, यानी कि पॉइंट्स में ही अभी आपको डेफिनेशन भी आ गया, आप इवन पॉइंट्स में ही समझ गए पूरा। अगर आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन करना है, आप अपनी गाड़ी को इधर मोड़ दो, यानी कि अभी आपको क्या करना है, यहाँ से जो आए थे हमें अपनी जो भी गाड़ी चला रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो ना, उसको इधर मूव कर दो, तो ये जितना भी आ जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, अगर यहाँ पे आपको लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला जानना है तो आपको मैंने बता ही दिया, एसिड है तो COH आ जाएगा। यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप ना हो गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। अगेन यहाँ पे CH3 एक मिथाइल ग्रुप होगा, तो ये फॉर्मूला हो जाता है लैक्टिक एसिड का। देखो अभी आपको, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, और यहाँ से आपको एरोबिक एंड एनारोबिक रिएक्शन जो है, सॉरी रेस्पिरेशन जो है, समझ में भी आ गया होगा। अभी आपको जरूरत है पता है क्या? सिर्फ रीडिंग की। अभी सोचो कि अगर आपने इतना समझ लिया तो आपको सिर्फ रीडिंग ही तो करनी रह गई है। रीडिंग तो हम तुरंत कर सकते हैं, क्योंकि आपको इंग्लिश आती है और आप इतनी इंटेलिजेंट हो कि रीडिंग करके इसको इजीली समझ भी सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे ये क्लियरली चार्ट समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और समझ लेना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब ऑक्सीडेशन हुआ ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में, तो ये जो प्रोसेस है ये होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो बताया था कि सेल है, एयर है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। यस, यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे कोई एयर नहीं है, याद रखना। इसीलिए मैंने इससे पहले ये बताया था स्टेज में, जब रेस्पिरेशन के स्टेजेस बताए थे कि इसमें बहुत सारे स्टेजेस होंगे, और ये हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो स्टेजेस होंगे, यानी कि ये वाला जो स्टेज होगा ये साइटोप्लाज्म में होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये किस में होगा? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। और एक और चीज, यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन ये जो प्रोडक्ट बने, इसके साथ जो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि फाइनली तो एनर्जी ही रिलीज होनी है, लेकिन इसमें एज मच लेस एनर्जी रिलीज होती है, इसमें कम एनर्जी रिलीज होती है। जो मेन एनर्जी रिलीज होती है वो होती है ऑक्सीजन वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है एटीपी की फॉर्म में, वहां पे भी एटीपी की फॉर्म में ही होता है, लेकिन वहां पे कम एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम फाइनली एरोबिक एंड एनाएरोबिक पे आ गए हैं। तो फाइनली मैं एक चार्ट बनाऊंगी सिंपल सा, जो मैंने पहले बनाया था उसको और इजी करके, उसी से आप सारी चीजें, सारे पॉइंट्स तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला हुआ था ग्लूकोज, क्योंकि वही है फूड की फॉर्म जिसको हमें ब्रेक करना है। C6H12O6, 6 कार्बन एटम का ये कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रेक होगा किसमें? फाइनली, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है इसका? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड, जो कि है आपका, ये जो प्रोसेस है वो किसके अंदर होगा? इन द साइटोप्लाज्म। आप इजीली, अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये चार्ट भी बना सकते हैं, और आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। पायरुविक एसिड जो है कितने का बताया था मैंने? 3 कार्बन एटम का ये कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। अगर एसिड है तो क्या होगा? COOH, इसमें कीटोनिक ग्रुप भी है, और CH3। याद रखना, जो भी मिडिल कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड से अटैच्ड होता है, 1 2 3 4। ठीक है, ये भी आपका एक केमिस्ट्री में चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको आगे पढ़ाएंगे हम। पायरुविक एसिड जो है यहाँ पे ये जो है कन्वर्ट होता है, यहाँ पे आपके एक्चुअल में एरोबिक एरोबिक वाली रिएक्शंस आ जाती हैं। अगर ये प्रेजेंस ऑफ
प्रेजेंस ऑफ एयर की बात करें या फिर ऑक्सीजन, यानी इसी को कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और किसमें हो जाएगा CO2 प्लस वाटर एंड गिव्स रिलीज लॉट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। आगे क्या पे, यहाँ पे क्या आ गया आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी यहाँ पे आ जाएगा आपका विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या किया था, मैंने बताया था ये दो चीजों में चेंज हो जाएगा, या फिर इथेनॉल प्लस CO2 या फिर लैक्टिक एसिड। तो याद रखना ये जो लैक्टिक एसिड है ये होता है मसल्स में, इन मसल्स। और अगर इथेनॉल की बात आती है तो ये होता है इन यीस्ट। और एक और चीज, यहाँ पे ऑक्सीजन आया तो ये प्रोसेस किस में होने वाला है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों फॉर्म हो जाएंगे इथेनॉल प्लस। अब यहाँ पे इथेनॉल का फॉर्मूला पूछा जाए तो CH3C, क्योंकि इथेनॉल है। ऑल कब आता है, जब, बताओ क्या होता है, जब एक OH ग्रुप आपके कार्बन से अटैच्ड हो। ठीक है, अब देखो सॉरी, 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। मैंने बताया था ना एक कार्बन जो है वो आपका 4 बॉन्ड से कनेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना। अब हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें इथेनॉल है तो 2 कार्बन आने चाहिए, और ऑल है तो एक OH ग्रुप आना चाहिए, क्योंकि ये एल्कोहल में आता है। बाकी आपका लैक्टिक एसिड हो गया जिसका फॉर्मूला मैंने बताया था COOH, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, बाकी इसमें एक मिथाइल ग्रुप होता है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका जो इधर वाली रिएक्शन आ जाएगी वो प्रॉपर आ जाएगी आपकी एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। और इससे बेस्ट एग्जांपल और इससे बेस्ट डिस्क्रिप्शन और इजी डिस्क्रिप्शन और कोई हो नहीं सकता। आप क्या करोगे, इसको लिखते जाओगे राइटिंग्स में लिखते जाओगे, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको मार्क्स चाहिए, और मार्क्स कब चाहिए, जब आपका जो टीचर है वो आपकी बात को समझ जाए। सिंपल इतना होता है। अब वो आप इतना भी कथा लिख दो, एक पेज का आंसर लिख दो, उससे कुछ नहीं होगा। आपने इतना लिख दिया, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, मुझे क्लियर समझ में आ गया कि मेरा बच्चा मुझसे क्या कहना चाह रहा है। उसने सिंपल मुझे बता दिया कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड यानी ग्लाइकोलिस का प्रोसेस क्या है, यानी कि ये प्रोसेस किसका था, ग्लाइकोलाइसिस। इसका प्रोसेस क्या है और ये कहां से कहां ब्रेक हो रहा है और फाइनल प्रोडक्ट्स हमें कहां मिल रहे हैं, और यहाँ पे जो एनर्जी है वो लेस रिलीज हो रही है। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस। और मुझे बता दिया, मुझे समझ में आया, मैंने उसको करेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको फाइनली एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी चाहो तो आप अपने चैप्टर को रीड करोगे तो आप देखना कि, ठीक है। तो लास्ट में अब ये हो गया हमारा, एक पॉइंट और रह गया था इसमें, वो ये है कि लैक्टिक एसिड जो है, लैक्टिक एसिड जो मसल्स में बना वो, अब उसका क्या होगा, अगर लैक्टिक एसिड कैसे बनता है मसल्स में, क्या होता है, जब आप, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में है, तो जब आप हैवी एक्सरसाइजेस करते हो ना, तो जो क्या होता है मसल्स में क्या होता है, एकदम से, क्योंकि ऑक्सीजन आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो एकदम ब्रीद इन ब्रीद आउट कितनी फास्ट होता है, तो वो प्रोसेस इतना फास्ट हो जाता है कि वहां पे क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करने के चक्कर में, क्योंकि वहां पे एनर्जी की जरूरत ज्यादा होती है उन मसल्स को, तो जब वो ब्रेक होता है तो क्या होता है, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब लैक्टिक एसिड वहां पे क्या है, एक्यूमुलेट हो जाता है। एक्यूमुलेट होने की वजह से वहां पे हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आने लगते हैं, यानी कि पेन भी होने लगता है काफी, क्योंकि क्रैम्प्स इसलिए आते हैं क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो गई। क्योंकि लैक्टिक एसिड क्या है, विदाउट ऑक्सीजन हो रहा है, तो जो ग्लूकोज है ब्रेक हुआ मसल्स में, वो विदाउट ऑक्सीजन हुआ, तो एनर्जी तो रिलीज हुई, एनर्जी तो मिली, लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो गई वहां पे। अब ऑक्सीजन की कमी हो गई, वहां पे क्रैम्प्स होने लग गए लैक्टिक एसिड बनने की वजह से। क्वेश्चन भी आता है कि किस वजह से हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो क्रैम्प्स आने लगते हैं, तो आप कहोगे ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अभी क्या होगा कि अब हमारी बॉडी में वहां पे क्या है कि जो CO2 है वो ज्यादा होती गई है, मतलब CO2 ना कह के हम कहेंगे कि जो विदाउट ऑक्सीजन जो है वहां पे प्रोसेस जो है बढ़ता गया है। अब हमें क्या करना चाहिए, या तो, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है, तो अगर लैक्टिक एसिड जब मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है तो हमें हॉट वाटर बाथ लेना चाहिए। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन फ्लो होता है और वहां पे ऑक्सीजन जो है पहुंच जाता है। अब जब ऑक्सीजन पहुंच जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
फाइनली ऑक्सीजन पहुंच गया तो ये CO2 प्लस वाटर में अगेन इसको कंप्लीट ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो जो CO2 एक्यूमुलेट हुई थी, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हुआ, ठीक है, तो लैक्टिक एसिड वहां पे जो एक्यूमुलेट हुआ वहां से ऑक्सीजन मिलेगा हमारी बॉडी को। जब हम हॉट वाटर बात लेंगे उसके बाद आपका CO2 और फाइनली जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा वाटर के अंदर। ठीक है, इसके बाद ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और क्योंकि यही एक पॉइंट रह गया था जो कि मुझे थोड़ा सा अभी याद आया था, क्योंकि एनसीईआरटी में ये पॉइंट है आपका, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स। अब आप कहो कि ये सिर्फ ह्यूमंस में ही होता है, तो नो, ये जो है एनिमल्स में भी होता है, सेम होता है जैसे हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, अभी आपको, और अगर आपसे एक कोई क्वेश्चन पूछता है कि एक ऐसा पॉइंट बताओ जो कि एक ऐसी चीज बताओ जो एनारोबिक और एरोबिक रिएक्शन में एक सेम होता है, तो आप क्या कहोगे? इसका आंसर क्या है? अब आप कहोगे कि एरोबिक में तो एक ऑक्सीजन है, एनारोबिक में तो आपका CO मतलब विदाउट ऑक्सीजन है, तो कैसे पॉसिबल है कि इनके बीच में एक कॉमन चीज हो सकती है? यस, हो सकती है। वो पता है क्या है? वो है एनर्जी। दोनों में ही एनर्जी रिलीज हुई है फाइनली, चाहे कम हुई हो, एक में ज्यादा हुई हो, डजेंट मैटर, लेकिन एनर्जी तो रिलीज हुई ना। वही वाली बात होगी, आपने आलू की सब्जी खाई, मैंने आलू का रसा खाया, बात तो यही हुई ना कि हमने आलू की सब्जी खाई, आलू से बनी हुई है, मेन इंग्रेडिएंट जो है आलू है। ठीक है, तो ये आप इसका पॉइंट जो है याद रखना। फाइनली आपका टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है।